स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे संगम एज का क्या पार्ट 3। ये क्या है? ICSE हिस्ट्री क्लास 9th का क्लास चैप्टर 6 है, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक भी मिल जाएगी। ओके, देखिए तो पार्ट 1 और 2 में क्या क्या डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। पहले तो इंट्रोडक्शन इसका, और किस तरीके से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कनेक्शन हुआ था वो चीज डिस्कस की थी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सोर्सेस। क्या डिस्कस किया था? सोर्सेस। और सोर्सेस में हमने कंप्लीट 2 सोर्सेस बताए थे मैंने आपको, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट सोर्स तिरुकुर्राल। बहुत ही डिटेल डिस्कस किया था, नहीं देखा हो तो आप देख लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके बाद लिटरेरी सोर्स में जो एक और रह गया था अपना टॉपिक, वो था एपिक्स एंड अदर वर्क। तो एपिक्स एंड अदर वर्क, ये वाला सोर्स हमें इसमें डिस्कस करना है, इसमें समझना है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी लोग हैं आप उन्हें जोड़ लीजिएगा और अपने दोस्तों को बता देना कि यहाँ पर आपका हिस्ट्री ICSE हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा रहा है। ओके, हर क्लास का 6 से लेके 10th तक। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब टॉपिक क्या है? लिटरेरी सोर्सेस का सेकंड पार्ट है एपिक्स एंड अदर वर्क। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पढ़ा होगा, वैदिक एज में 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स थे। एक था रामायणा और एक था महाभारता। ये 2 एपिक्स आपने सुने होंगे। ऐसे ही साउथ इंडिया के क्या है, 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स थे। ये साउथ इंडिया के एपिक्स थे जिनको बहुत ही रिलेवेंस दिया गया है, और या फिर आप कह सकते हो दीज आर द जेम्स, मतलब जेम ऑफ तमिल लिटरेचर। साउथ का जो लिटरेचर है उसके क्या है, डायमंड कह सकते हो आप इन एपिक्स को। ओके, तो जो 2 एपिक हैं इसके जो संगम एज के, उनके नाम आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। एक का नाम है शिलपादिकरम। क्या नाम है? शिलापादिकरम या फिर शिलपादिकरम। बिल्कुल ये आप भूलना मत इनके नाम। ओके, शिलापादिकरम। एंड दूसरा नाम है इसका मणिमेकलाई। मणिमेकलाई। ये 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स है जहां पे स्टोरी बताई गई है कुछ लोगों की, और जो इंपॉर्टेंटली क्या है, रिलीजियस व्यू में भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साउथ इंडियन हिस्ट्री में। सो हम डिस्कस करते हैं कि शिल्पादिकरम में क्या बताया गया है। ठीक है, तो शिल्पादिकरम में क्या बताया गया है, मतलब इसमें क्या होता है, 2 लोग होते हैं। एक होता है कोवलन। कौन होते हैं? एक नाम है यहाँ पे कैरेक्टर का कोवलन, और उसका एक नाम है जो इनकी वाइफ होती है वो है कन्नगी। क्या नाम है? कन्नगी। तो क्या है, इस स्टोरी में बताया गया है इस पूरे एपिक में, जैसे रामायण में सीता और राम की स्टोरी है ना, जैसे महाभारत में कृष्ण की स्टोरी है, पांडव्स और कौरव्स की स्टोरी है, ऐसे ही जो अपना शिल्पादिकरम है इसमें कोवलन, कन्नगी और एक और लेडी आएगी अभी, माधवी, इनकी स्टोरी है। ठीक, तो क्या होता है, कोवलन और कन्नगी एक दूसरे से इनकी शादी होती है, ये लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और दे लव ईच अदर। फिर लेकिन बीच में आ जाती है एक जो लेडी होती है, उसका नाम होता है माधवी। क्या होता है? माधवी। और फिर माधवी जब आ जाती है तो कोवलन इससे अट्रैक्ट होता है, और फिर इसमें इसको क्या है, भूल जाता है, इसको छोड़ देता है और इसके साथ क्या है, चला जाता है। कौन? कोवलन। फिर काफ़ी टाइम बाद जब उसको रिग्रेट होता है तो वापस आता है, और फिर जो राज दरबारी हैं उनको किसी मतलब जो गलती भी नहीं कर रहा होता है उसमें इसको षड्यंत्र में क्या है, इसको फांसी की सजा दे देते हैं या फिर मृत्युदंड दे देते हैं जो उस समय के राजा होते हैं वो। तो इस बात से गुस्सा हो जाती है कन्नगी, तो इसको माफ़ कर देता है, लेकिन इसको मृत्युदंड दे दी जाते हैं। तो फिर जो कन्नगी होती है वो श्राप देती है, तो स्टोरी में लिखा गया है, और उस समय जो पूरा राज दरबार होता है और जो उस समय जो राज सिंहासन होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से जल जाता है, भस्म हो जाता है। ऐसा ही स्टोरी बताया गया है कन्नगी और माधवी या फिर शिल्पादिकरम की स्टोरी में। फिर जो कोवलन और माधवी जो इनके साथ मतलब जो वो मतलब रिलेशनशिप इनकी जो होती है, उनसे क्या है, एक डॉटर पैदा होती है, और उस पूरी डॉटर की जो स्टोरी है वो बताई गई है
मणिमेखलाई में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज हैं जो रिलेटेड हैं, इनके रिलीजियस व्यू में भी इंपॉर्टेंट है और जो मैसेज देना चाह रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। कन्नगी को एज अ गॉडेस भी पूजा जाता है साउथ इंडिया में। तो इतनी पावर थी, ऐसा स्टोरी बताया गया है कि उन्होंने एक श्राप देने से पूरा जो राज दरबार था उस समय जो सिंहासन में बैठे थे और जो उसमें रीजन किंगडम चल रहा था पूरा ही जल के भस्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप में ही शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट आपको एपिक्स याद रखना है तमिल लिटरेचर में। एक कौन सा नाम है? शिल्पादिकरम, और एक क्या नाम है? मणिमेखलाई। तो ये हमने एक लिटरेरी सोर्स कंप्लीट कर लिया। कुछ हमने देखा था तिरुकुर्राल को डिटेल में इसके पार्ट 2 में, एंड पार्ट 3 में हमने बताया आपको इन दोनों जो इसके एपिक्स हैं उनके बारे में। अब हम मूव करेंगे अनदर सोर्सेस जहां से हमें संगम लिटरेचर की इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ तमिल लिटरेचर। अब जो नेक्स्ट जो सोर्स है किसका? तमिल लिटरेचर का, जहां से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, संगम लिटरेचर की जानकारी मिलती है, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2, और अभी इससे जस्ट कुछ मिनट पहले शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है मेगालिथ्स। किसके बारे में याद रखना है? मेगालिथ्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगालिथ्स। ठीक है, इसकी मीनिंग जानने के लिए इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। किसको? मेगालिथ को। मेगा प्लस लिथ। मेगा मीन्स होता है लार्ज और लिथ मीन्स होता है स्टोन। तो लार्ज स्टोन, मेगालिथ का मतलब क्या होता है? लार्ज स्टोन। ओके, अब मेगालिथ क्या है? जो साउथ इंडिया है, मतलब डेक्कन जो एरिया है, वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पेनिनसुला में क्या है ये पाए गए थे। कौन से? मेगालिथ। लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में क्या था इनका? लार्ज कॉन्सेंट्रेशन मिला था। कहां पे? डेक्कन एरिया में या फिर साउथ इंडियन एरिया में। सबसे ज्यादा जो ये मेगालिथ पाए गए थे वो पाए गए थे आंध्र प्रदेश में, जो अपना प्रेजेंट आंध्र प्रदेश स्टेट है ना वहां पर, और जो प्रेजेंट अपना तमिलनाडु स्टेट है, इन दोनों में ये क्या है? मेगालिथ्स पाए गए थे, स्पेशली इन ईस्टर्न आंध्रा। ओके, ईस्टर्न आंध्रा एंड तमिलनाडु, वहां पर क्या है? मेगालिथ्स पाए गए थे। मेगालिथ्स एक लार्ज स्टोन होते हैं जो क्या है मेनली जो अपने साउथ इंडियन की पेनिनसुला है या फिर साउथ इंडियन हिस्ट्री में क्या है इसको इंपॉर्टेंटली क्या है माना जाता है, इंपॉर्टेंटली एज अ सोर्स ट्रीट किया जाता है। ओके, इसके बाद क्या है? जो मेगालिथ्स हैं ये मोस्टली कहां पे यूज होते हैं? बुरियल्स में। किसके फॉर्म में? बुरियल्स के फॉर्म में। जैसे कि मान लो कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको क्या है? दफनाया जाता है। क्या दफनाया जाता है ना? तो उस समय क्या है? ये जो लार्ज नंबर ऑफ बड़े बड़े स्टोन्स क्या है, उसकी जो कब्र है, जैसे कि एक कब्र बनाई गई है, उसकी कब्र के क्या है इधर आसपास क्या है लोकेट किए जाते थे। ठीक है, कौन से? मेगालिथ्स या फिर लार्ज बुरियल। ओके, ठीक है ना? सो ये क्या है? मेनली आपको याद रखना है कि मेगालिथ कल्चर किसके लिए होता है? बुरियल्स के लिए होता है। इनका जो अपलैंड पोर्शन है पेनिनसुला का, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो बना दिया एक कब्र है, उसके आसपास क्या है ये जो मेगालिथ्स ऐसे लॉन्ग स्टोन्स रख दिए, इनके जो यहाँ पर क्या है लोग रहते थे और इसके अंदर क्या है लोगों को दफनाया जाता था जब वो क्या है मर जाते थे। ठीक है, मेगालिथ्स के आसपास जो क्या है जो बनाई गई है बुरियल, उसके अंदर क्या है और भी सही सारी चीजें बनी हुई हैं, जैसे टूल्स, आयरन टूल्स मिले हुए हैं, या फिर इसके आसपास क्या है कुछ और चीजें मिली गई हैं, एरो वगैरह मिले गए हैं। वो लोग ये मानते थे कि मतलब मरने के बाद भी एक दूसरी लाइफ होती है। ठीक है, आप मतलब हड़प्पन्स में भी हमने देखा होगा कि मतलब वहां पे कुछ अलग अलग जगह ऐसे एविडेंस मिले गए हैं कि बुरियल्स के साथ साथ जो लोग मर गए हैं उनके साथ साथ क्या है, तो क्या है हड़प्पन्स में भी मतलब आपने कल्चर में देखा होगा कई जगह जो एविडेंस मिले हैं, तो मतलब लोगों को दफनाया गया है और साथ में क्या है उनकी बकरी वगैरह के भी क्या है स्केलेटन मिले हैं, साथ में पॉटरी के मिले हैं, कुछ कपड़ों के मिले हैं एविडेंस। किसके साथ? जहाँ पे स्केलेटन को क्या है बरी किया गया था। इसका तो ये लोग मतलब ये मानते थे कि जो मर जाते हैं उसके बाद भी एक नई लाइफ होती है, वहां पे शायद इन लोगों को जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, तो उसके साथ साथ क्या है ये भी दफना दिए जाते थे। ठीक, तो यहाँ भी ऐसे जो स्केलेटन है उसके आसपास कई सारे टूल्स मिले हैं, जैसे जो एरो हैं या फिर स्पेयर हेड, शिकल्स, ये सब आयरन के बने हुए हैं जो मेगालिथ्स के क्या है आसपास मिले हुए हैं। ये इसकी इमेज है जो आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप के टूल्स मिले गए हैं मेगालिथ्स के साथ में।
तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो मेगालिथ है ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है संगम लिटरेचर को जानने का, कि लोग किस तरीके से रहते थे, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, उनकी परंपराएं क्या थी, क्या लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, क्या मरने के बाद की लाइफ में भी बिलीव रखते थे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली हमें, मेगालिथ से, जो कि एक कैसा सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जो पुरातात्विक सोर्स हो, पुराने सोर्सेज हो, जो मतलब अपनी जो कोई सिविलाइजेशन है उसका लेफ्ट रिमेन्स रह गया है, उसके थ्रू हमें अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो कहलाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, हमने हड़प्पन में भी कंप्लीट किया है, आप हड़प्पन में देख सकते हैं, वहां भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के रूप में कई सारे एविडेंस मिले हैं जहां से हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, इसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है इंस्क्रिप्शन। हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो सेकंड हम लोग बात करेंगे किसकी, इंस्क्रिप्शन की, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स कौन से मिले हैं संगम लिटरेचर को समझने के। अभी क्या था, मेगालिथ में क्या है, हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ सब्सटेंस मिला है, कुछ हमने खोदा वगैरह खुदाई की तो उसमें कुछ मिला है, अच्छा ऐसा एरिया भी होगा, यहाँ पे लोकेशन अच्छा इस तरीके से है, यहाँ पे लोग रहते होंगे, यहाँ पे बुरियल्स भी, यहाँ स्केलेटन डला हुआ है, लेकिन कुछ रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले थे। तो अगर रिटन रिकॉर्ड्स अगर कुछ मिलते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। यहाँ देखिए कुछ और इमेजेस लगाई गई हैं आपके लिए मेगालिथ के लिए, ये आप और अच्छे समझ पाए कि मेगालिथ क्या है। ये मेगालिथ टॉम्ब है और ये कुछ अदर टाइप की क्या है, मेगालिथ ब्यूरियल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या है, इंस्क्रिप्शन की। तो क्रिश्चियन एरा कब स्टार्ट होता है, क्रिश्चियन एरा तब स्टार्ट होता है जब क्रिश्चियन का जन्म होता है, क्रिसमस जीसस क्राइस्ट का। और वो कब से स्टार्ट है, एक टाइम पीरियड होता है इधर, ठीक है, ये है बीसी और ये है एडी। तो जिस एज पर, जिस समय क्रिश्चियन जी का जन्म होता है, जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, उस एरा को हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन एरा। उसके बाद का एरा क्या कहलाता है, आफ्टर क्रिश्चियन एरा या फिर एडी, ठीक है ना। तो जो क्रिश्चियन एरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी क्या है, तमिल के लोग लिखना जानते थे, दे नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, लगभग 80 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कितने, 80 रिकॉर्ड्स मिले हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स, जो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। किसमें, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। और 80 ऐसे एविडेंस मिले हैं अपने डेक्कन एरिया में जो हमें बताते हैं इंफॉर्मेशन किसकी, संगम एज की। ओके, ये कहाँ पे मिले हैं ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट में 80 इंस्क्रिप्शन, मदुरई रीजन है तमिलनाडु का, जो प्रेजेंट में भी है, तमिलनाडु के मदुरई रीजन के आसपास ये सारे आपको लगभग इंस्क्रिप्शन दिखाई देंगे, वहां से इनकी इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, ये इंस्क्रिप्शन उस टाइम के हैं जब जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है, मतलब जो महावीर स्वामी है और जो गौतम बुद्ध है, वो अपनी टीचिंग्स लोगों को बता रहे थे, या फिर जो प्रीचर्स थे वो मतलब विजिट कर रहे थे अलग अलग जगह और अपने रिलीजन के बारे में लोगों को समझा रहे थे। उस समय के क्या है, इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु रीजन के मदुरई रीजन में क्या है, मिले हैं। किस लैंग्वेज में मिले हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अगर मिले हैं, इसका ये सीधा सीधा रिजल्ट दिखाता है कि जो आर्यंस भी थे, क्योंकि जो आर्यंस थे वही ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आर्यन से जुड़ा हुआ है, ये एविडेंस बिल्कुल साफ तरीके से ये दिखा पा रहा है। जो हमने बात की थी पार्ट 1 में, कैसे लोकेट हुए आर्यंस, कैसे आए साउथ इंडिया में, उसका आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, ये रिटन एविडेंस यहाँ पे दिख पा रहा है। ओके, इसके साथ साथ क्या है, ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल बताते हैं, ये ऐसी मतलब मिक्सचर का तमिल और प्राकृत, और तमिल लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज, इन दोनों की राइटिंग्स के भी क्या है, मिक्सचर मिले हैं। आपको पता होगा जो प्राकृत लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में जो अपने महावीर स्वामी है वो अपने लेसन्स को प्रीच करते थे, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके प्रीचर्स डेक्कन एरिया में भी गए हैं और उसके रिकॉर्ड वहां पे छोड़ गए हैं, और कुछ रिकॉर्ड इस लैंग्वेज के भी हैं। और ये टाइम कब का है, क्रिश्चियन एरा के पहले का है। तो ये सारा एविडेंस ये शो करता है कि कहीं ना कहीं संगम एज के समय ये सारी घटनाएं हो रही हैं,
और ये सारा जो टाइम पीरियड है इससे हम पता कर सकते हैं इस एज का रिटर्न इंफॉर्मेशन या फिर एग्जैक्ट एविडेंस कहाँ से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, एक इंस्क्रिप्शन बहुत ही मजेदार है जो मिला है यहाँ पर, वो मिला है कहाँ पर, खरवेला में। खरवेला एक कलिंग जो एरिया है उड़ीसा के आसपास, वहां पे एक एविडेंस मिला है। कौन सी जगह? खरवेला में, कलिंग के आसपास। जो रूलर ऑफ कलिंगा है, मतलब उस समय जो कलिंग जो एरिया था जिसके लिए आपने पढ़ा होगा अशोक ने बहुत बड़ा युद्ध किया था और उसके बाद ही उसने धम्म नीति को क्या है अपना लिया था। तो कलिंग के जो रूलर थे उनका इंस्क्रिप्शन मिला है करवेला एरिया में, और वो कहते हैं उस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि उनने पूरा तमिल स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलता है करवेला एरिया में, जिसमें लिखा गया है रूलर ऑफ कलिंगा के द्वारा, लिखवाया गया है, उन्होंने लिखा है उन्होंने अपने लिए कि उन्होंने तमिल स्टेट की पूरी कन्फेडरी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, इसको उस लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने मतलब ट्रेडिशनल लैंग्वेज साउथ इंडिया में चलाई जाती है, उसे बोलते हैं इस पूरी लाइन को त्रामिर्देश संगतम। ओके, तो ये सारा इंस्क्रिप्शन रिटर्न रिकॉर्ड दिखाता है कि किस तरीके से हम एक हिस्ट्री को क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। ओके, तो यहाँ हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो चीजें होती हैं जो पुरानी छूट गई हैं, रह गई हैं, उनसे हिस्ट्री दिखाई जाती है। और लिटरेरी सोर्स में होता है कि आपने कोई मतलब ग्रंथ लिख दिया, कोई पोएम लिख दी, कोई राइटर कोई बुक छोड़ गए, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ओके, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था 3 किंगडम के बारे में। चेर, आपको याद होगा, चोलास एंड पांड्यास। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी कहानी आफ्टर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट संगम एज। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हो गए, सोर्सेस का भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे अपने वहां पे जो रूलर थे, वो जो रूल कर रहे थे, उनके बारे में। गॉट इट? सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक, चेर किंगडम। ठीक है ना? सो जो सदर्न इंडिया, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही पार्ट 1 में कि जो कृष्णा रिवर थी सदर्न एरिया में, जो प्रेजेंट में कृष्णा रिवर भी है, अभी भी है, उसके क्या है मतलब उसके नीचे या फिर उस वहां पे उसके रीजन के आसपास 3 किंगडम थे। एक था चेर, एक था पांड्या और एक था चोला। ओके, तो ये जो 3 रीजन थे ये इंपॉर्टेंट एरिया था संगम एज के टाइम पर, और इन्हीं जो 3 रीजन से ही क्या है पूरा संगम जो एज है उसको क्या है बांटा गया है। पूरा इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई हैं वो इन्हीं रीजन के बीच में ही हुई हैं। सबसे पहले आप इनकी लोकेशन देखिए। संगम एज में ये मैप दिख रहा होगा आपको, केरला वाला एरिया, जो केरल वाला एरिया ये दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, इस तरीके से अगर मैप बना दें, ये तो आपको दिख ही रहा है, यहां पर जो रीजन है वो है चेराज। ओके, इसके बाद जो आपको यहां पर जो एरिया दिख रहा है इधर पर, इधर आसपास जो प्रेजेंट में आप देख पाएंगे आंध्रा का एरिया है, आंध्रा तेलंगाना, यहां पर लोकेट थे चोलास। ओके, और इधर वाला जो एरिया है इधर कहीं ये तमिलनाडु के आसपास, यहां आप देख पाएंगे पांड्याज। ठीक है ना? ये आपको मैप वाइज भी दिख रहा है यहाँ पर, और ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया किस तरीके से कहां पे किसकी लोकेशन थी। ओके, so this how we had understood the sources in this video and about the location of the 3 important kingdoms in South India and Sangam age. Now in part 4 we will understand in detail what is Chair kingdom, what is Pandya and what is Chola's kingdom in detail. Okay, so in this we had completed some important sources. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe our channel and wait for part 4. Thank you again.